अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी कराची के सबसे बड़े मसले पर, जो कि इस वक्त हर ज़बान ज़द-ए-आम है। और मसला ये है कि पानी की किल्लत जो है वो शदीद हो चुकी है, जिस पर शहरी एहतजाज भी करते हैं, परेशान भी नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं कहूँ तो ये गलत ना होगा कि पानी की बूंद बूंद को तरस चुके हैं। कराची के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गुज़िश्ता कई दिनों से पानी की जो तरसील है उसके अंदर थोड़ा सा मसला आ चुका है और सही तरीके से पानी की रसाई नहीं हो पा रही है। तलब और रसद की अगर मैं बात कर लूँ तो जितनी कराची को रोज़ाना यौमिया तलब है पानी की, उस हिसाब से रसद नहीं है। और हुक्काम जो है वो इसके ऊपर पहले भी देखा गया कि बेबस नज़र आए। पानी की जो मैनेजमेंट उसकी तरसील के अंदर देखी गई मैनेजमेंट, उसमें भी कहीं बेज़ाब्तगियाँ नजर आई। फिर गुज़िश्ता अगर मैं दिनों की बात करूँ तो एंटी करप्शन ने भी छापा मारा वाटर बोर्ड के दफ्तर पर और उसमें भी कुछ चीज़ें सामने आई। लेकिन अब जो कमान है इस डिपार्टमेंट की वो संभाल ली है एक नई शख्सियत ने। और नई शख्सियत तो नहीं है, पहले भी इनके पास ये ओहदा था। तो अब ये क्या नई स्ट्रेटजीज लेकर आए हैं, नए मामला होंगे, किस तरह से मामला चलेंगे? इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं एमडी वाटर बोर्ड खालिद महमूद शेख साहब। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। पहले तो सबसे पहला सवाल मैं ये करना चाहूंगा, जो इस वक्त तलब है कराची में रोजाना की बुनियाद पर पानी की, वो कितनी है और रसद कितनी हो रही है? देखिए, जो पहले तो अस्सलाम वालेकुम और बिलाल, यू गेव वेरी गुड इंट्रो। जो तलब है पानी की वो तकरीबन 900 MGD से 1100 MGD के दरमियान है कराची की पॉपुलेशन को अगर हम सामने रखें। और जो इसका सप्लाई है वो तकरीबन 500 हमारा सोर्स है धाबे जी, वहाँ से क्रिएट होती है। और तकरीबन 80 से 100 MGD पानी क्रिएट होता है हब कैनाल से। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि 580 से 600 MGD पानी जो है वो इस वक्त कराची को सर्व किया जा रहा है, जो कि उसकी एक्चुअल डिमांड से काफी कम है। तो खालिद साहब, अब ये जो एक गैप आ रहा है तरसील के अंदर, जो गैप आ रहा है, उस गैप को कैसे कम किया जाएगा? कोई स्ट्रेटेजी है? क्योंकि आप पहले भी इस ओहदे पर फाइज रहे, उस वक्त मामला काफी हद तक बेहतर थे। लेकिन अभी मैं देखता हूं कि असदुल्ला साहब के पास जब ये चार्ज था एमडी वाटर बोर्ड का, तो मामला काफी हद तक बिगड़ते नजर आए। अब आपको दोबारा ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है, तो कोई नई स्ट्रेटेजी के साथ आए? जी देखिए, मैं सुनूं कि आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं इस पोस्ट पे पहले भी रह चुका हूँ। तो जब मैंने पहला एक टेनर इस पे गुजारा था तो मैंने इसके प्रॉब्लम को काफी हद तक अंडरस्टैंड किया था। और जब मैं ये भी बता दूं कि मैं डायरेक्टर जनरल हूँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट सिंध का, तो मेरी जिम्मेदारी मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी है, जिसमें प्राइवेट फाइनेंस हम लेकर आते हैं। सही। तो इस वक्त 2-3 प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं जिससे हम ये समझते हैं कि कराची में पानी की शॉर्टेज को हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 तो K4 को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं ताकि K4 के जो भी इश्यूज थे उन इश्यूज को एड्रेस करें और उसको दोबारा काम शुरू करें। उस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। दूसरा ये कि हम TP1 ट्रीटमेंट प्लांट 1 जो है वहाँ पर हम तकरीबन 50 MGD का प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, जो कि हम उसको सीवेज वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्रियल वाटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 50 MGD वो 260 MGD ये अगर हम अगले 2 से 3 साल में ले आते हैं तो कराची के पानी का जो क्रोनिक इशू है वो काफी हद तक हम हल कर सकेंगे। सही। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि मिस्टर नासिर शाह साहब काफी कीन है और चीफ मिनिस्टर साहब भी, कि हम किसी तरह से डीसैलिनेशन को भी ट्राई करें। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि डीसैलिनेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा है वाटर की। अच्छा खालिद साहब, मुझे इस वक्त आपसे सवालात करते हुए ज़्यादा मज़ा इसलिए आ रहा है और ज़्यादा अहम मैं इसलिए समझता हूँ आपसे जवाब देना, क्योंकि आप पहले इस ओहदे पर रह चुके हैं, कराची की डायमेंशन को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। अब मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि 2 मसाइल हैं। एक तो वो कि कराची में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी की लाइन्स मौजूद ही नहीं है, तो वहाँ पानी नहीं आता, किस तरह से पहुँचाया जाता है वो भी आप बेहतर जानते हैं। टैंकर माफिया, हाइड्रेंट माफिया, उस तरीके से। और जहाँ पर लाइन्स मौजूद हैं वहाँ भी पानी नहीं आ रहा, तो इस इशू को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा? देखिए, मोटी मोटी बात तो ये है कि अगर आप जो वाइटल्स, हम वाइटल्स कहते हैं, जो कि हम मैं थोड़ा सा समझा दूं अगर आपके पास टाइम। जी बिल्कुल। हमारा पानी किंचर लेक से आता है, 2 कैनाल से वो ट्रेवल करके धाबे जी के करीब आता है। फिर वहाँ पे कंड्यूट्स हैं, कंड्यूट से गुजर के वो धाबे जी पंपिंग स्टेशन में गुजरता है और वहाँ से पंप होकर कराची के को पानी आता है। तो अगर आपके वाइटल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वाइटल्स का मतलब ये है कि जो लेवल्स आपने मेंटेन करने हैं वो लेवल्स अगर आप मेंटेन नहीं कर सकते तो पानी का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। उसमें कई फैक्टर्स होते हैं। उसमें फैक्टर पंपिंग स्टेशंस का प्रॉपर काम ना करना, या
बीच में जो कंड्यूट्स हैं उनमें हर्डल्स का आना, ये इस तरह की चीजें। तो हमने लास्ट टाइम काफी वर्किंग की थी, हमें ये अंदाजा हुआ कि पानी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। लेकिन उसको लिफ्ट करने का प्रॉब्लम था। इसीलिए हम फिर 100 MGD का पिछले जमाने में जब मैं था तो हमने उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया था। और अब हम आपको खुशी होगी ये सुनकर भी और लोगों को भी कि 100 MGD का नया पंप हाउस हमने जो है वो स्टार्ट किया तकरीबन 2 महीने पहले। ठीक है। और उसकी वजह से तकरीबन कोई देखें, जब हमने नया पंप हाउस बनाया 100 MGD का, तो हमने बहुत पुराना 1958 का पंप हाउस जो है उसको बंद किया, जो कि 25 से 30 MGD पानी जो है वो देने की सकत रखता था। सही। तो उसको रिप्लेस करके हमने तकरीबन 60-70 MGD पानी जो है बढ़ा लिया कराची के लिए। अब जो मेरे लिए चैलेंज है, मैं थोड़ा सा टेक्निकल बात है लेकिन लोगों के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वहाँ अभी भी कुछ मसाइल मैं समझता हूँ कि हैं जो कि पंप करने से लेकर और जो उनकी राइजिंग मैन है उनको ठीक करने से तक है। तो अगर मैं कुछ थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके वो राइजिंग मैन और ठीक कर लूँ तो शायद हम 20-30 MGD में की मजीद एफिशिएंसी ला सकते हैं। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिससे आप थोड़ी बहुत एफिशिएंसी ला सकते हैं, जिससे आपके वाइटल्स बेहतर हो जाएंगे। और वो इलाके जहाँ पानी, देखिए हो क्या रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम पानी की कंजम्पशन बढ़ रही है, तो उसकी वजह से जिन इलाकों में पानी ज्यादा था उन इलाकों में भी पानी कम हो रहा है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम थोड़ा सा पुश करके अगर हम वाइटल्स को बेहतर करते हैं तो वो पानी थोड़ा आगे तक जा सकता है। अच्छा, आपकी बात से मैं थोड़ा सा ये समझा, तो इसको टेक्निकली तौर पे भी थोड़ा क्लियर कीजिएगा कि पानी मौजूद है लेकिन वो पहुंच नहीं रहा इलाकों तक, लाइंस की थोड़ी सी इश्यूज हैं जो क्लियर करने की जरूरत है। और फिर एक सवाल जो पहले मैंने किया कि जहां जिन इलाकों में लाइंस मौजूद नहीं है तो उनके लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाई है कि वहां पर भी लाइंस डाली जाएंगी इस बार? बिल्कुल लाइंस, देखिए वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट हमारे साथ है जो तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर का है, यानी ये समझिए कि 200 अरब रुपए का है। तो वो मैंने इसको एक्सपेडाइट करना है ताकि उसका साम्राज्य जो है ना वो कराची की आवाम तक पहुंच सके। आपके मीडिया का आपने मुझे मौका दिया बात करने का, आपके मीडिया के जरिए मैं एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि ये जो प्रोपेगेंडा कुछ मीडिया पे या कुछ अखबारों में चलता है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो प्राइवेटाइज करना चाहता है और ये करना चाहता है, वर्ल्ड बैंक का कोई एजेंडा प्राइवेटाइज करने का नहीं है, मैं थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहता हूँ। दूसरी बात ये समझ लें कि वाटर सेक्टर वो सेक्टर है जो प्राइवेटाइज जनरली नहीं होता। 99.9% कंट्रीज में वाटर इज नॉट अ प्राइवेटाइज सॉर्ट ऑफ कॉर्पोरेशन। तो ये ना एजेंडा है ना इसके हवाले से कोई काम हो रहा है। हाँ, वर्ल्ड बैंक का ये कहना जरूर है कि आप एफिशिएंसी लेकर आएँ, पानी की तरसील को बेहतर बनाएं, रेवेन्यू को बेहतर करें, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कम करें। मेरा ख्याल है कि ये सब कराची के इंटरेस्ट में है। अगर रेवेन्यू बढ़ेगा वाटर बोर्ड का तो वाटर बोर्ड ज्यादा बेहतर तरीके से खिदमत कर सकेगा, कराची की आवाम की ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट कर सकेगा। तो ये वो बात है। अच्छा खालिद साहब, अब आपने जिस ओहदे पर कमान संभाली है, ऑब्वियसली आपके ऊपर तमाम सवालात उठेंगे, जिम्मेदारी आयद होती है। तो जिन इलाकों में पानी नहीं आता वहां पर शिकायत ये की गई है, बड़ी बड़ी सोसाइटीज मुझसे खुद रब्ता करती हैं और जराए भी ये बताते हैं कि कहीं पर वॉल्व मैन भी इन्वॉल्व होते हैं, पैसे लिए जाते हैं, 3 चूड़ियां खोल देते हैं, कभी 5 चूड़ियां खोल देते हैं, डेज डिसाइड किए उसके पैसे भी लिए जाते हैं। तो इनकी भी इंस्पेक्शन करेंगे आप, इसके भी चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा? अच्छा, ये वो इशू था जो मैं पहले भी मतलब ऑब्वियसली मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने ही अपने प्रोग्राम के अंदर सवाल किया था आपसे। जी, मैं आपको ये बताऊं कि इश्यूज तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है कि आप कहें कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। उन चीजों को ठीक करने की जरूरत है। आप उन चीजों को देखें, आज 2020 में चीजों को आप टेक्नोलॉजी से शिकस्त दे सकते हैं, लोगों की माफिया को टेक्नोलॉजी से शिकस्त दे सकते हैं। देखिए, जब मैं पहली दफा मैंने चार्ज संभाला था तो मैंने देखा कि जो हमारे हाइड्रेंट्स हैं जहाँ से हमें लो प्राइस पे लोगों को पानी देना था तो वो पानी नहीं दिया जा रहा था। मैंने पूछा कि क्यों नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने कहा कि जी कोई लोग रब्ता ही नहीं करते किसको दें सरकारी इनाम पे। तो मैंने मोबाइल ऐप इंट्रोड्यूस कराई थी लास्ट टाइम, जिससे ये फायदा हुआ था कि लोगों ने मोबाइल ऐप पर रिक्वेस्ट करनी थी और वहाँ से उनको टैंकर मिल जाता था। तो ये कम्युनिकेशन गैप्स अगर आप देखें, आपके इल्म में अच्छी तरह होगा अगर आप कराची में रहते हैं कि यहाँ लाइनें लगती थी टैंकर लेने के लिए। बिल्कुल, मैं ये दावा करता हूँ कि मैंने ये लाइनें खत्म करवाई थी जब मैं लास्ट टाइम आया। सर, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, ये मोबाइल ऐप भी आपने मेरे प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करवाई थी। और एक और बात मैं यहाँ पर करना चाहूंगा कि पहले भी आपने काफी कार्रवाइयां की थी वाटर हाइड्रेंट्स के खिलाफ जो गैर कानूनी थे। अभी फिर बहुत से ऐसे इलाके अगर आप कहेंगे तो मैं निशानदेही भी कर दूंगा उन इलाकों की जहां पर गैर कानूनी हाइड्रेंट्स अभी भी सरगर्म है, जो कि 7-8 हज़ार रुपए के टैंकर्स फरोख्त कर रहे हैं। तो इसके ऊपर अब कार्रवाई करेंगे फिर? 100% करूंगा। बिलाल, मैं आपको बताऊं कि अभी मुझे आज तीसरा दिन है चार्ज में।
मैं एक हफ्ते से 10 दिन तक ले रहा हूँ सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में कि अभी क्या पोजीशन है। मुझे ऐसा से सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कहाँ कहाँ क्या क्या मसाइल है। मैंने तमाम टीमों को बुलाकर ये कहा है कि 10 दिन का टाइम है, आप खुद अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर मेरे पास आ जाएं, कहाँ कहाँ क्या हो रहा जी। है। उसके बाद फिर हम कार्रवाई शुरू करते हैं। तो आपको मेरा ख्याल ये है कि ये तमाम चीज़ें आपको नजर आएंगी। अच्छा, पानी की जो लाइंस टूट जाती हैं खालिद साहब, और शाह फैसल के इलाके के अंदर वाटर बोर्ड के ऑफिस के सामने ही 3 हफ्ते से लाइन टूटी हुई है, जहां पे पीने का पानी सड़कों पर खड़ा हुआ है। एक तो बारिश का पानी, फिर नालों का पानी, फिर सीवरेज का पानी, फिर पीने का साफ पानी भी खड़ा हुआ। तो इनकी रिपेयरिंग में इतनी सुस्ती क्यों की जाती है सर? वैसे तो मैं आपको बताऊं कि देखें, सच्ची बात यह है कि वाटर बोर्ड अपनी तमाम नाअहलियों के बावजूद उसकी मजबूरी है इफेक्टिवली काम करना। अगर वो नहीं करेगा तो शहर का बहुत बुरा हाल होगा। तो अपनी मसाइल और अपने जितने भी रिसोर्सेज है उसके बावजूद वाटर बोर्ड अपना काम कर रहा है। लेकिन अब मेरा चैलेंज ये है कि मैं किसी तरह से वो तमाम चीज़ें कोऑर्डिनेट कर लूँ। लास्ट टाइम मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिसमें जितनी भी कंप्लेंट्स थी वो उसका एक सिस्टम बनाना था कि वो कंप्लेंट किसी जगह जाके स्टोर हो और वहां से फिर हम देखेंगे उनमें किस हद तक काम हुआ है। अच्छा, एक इशू ये भी है खालिद साहब, मैं आज इसलिए ज्यादा चाह रहा हूं कि आपसे सारे सवालात किए जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली अभी चार्ट संभाले हुए 3 दिन हुए और ये ज्यादती होगी कि आपसे जो है वो क्रॉस क्वेश्चन अगर इस तरह किया जाए कि आपने क्या किया। ऑब्वियसली असदुल्ला साहब से करते रहे सवालात, उन्होंने भी बड़ी यकीन दहानी करवाई। ये एक सवाल यहाँ पर यह है कि जो इलाकों के अंदर इस वक्त किल्लत है पानी की, उसको ठीक है कैसे पूरा किया जाएगा, लेकिन बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी की लाइंस भी मौजूद नहीं है। तो उन इलाकों के अंदर क्या लाइंस जो दोबारा से डाली जाएंगी, नए सिरे से काम किया जाएगा? इसमें बजट का इशू आता है आप लोगों को जो सुस्ती की जाती है, या फिर अफरादी कुव्वत की कमी आती है, या फिर मशीनरी की कमी आती है? असल इशू क्या है इसमें? देखें, सबसे बड़ा इशू जो है वो है पानी की अवेलेबिलिटी का इशू। जब आप लाइनें बिछाते हैं तो आप एक्चुअली अभी जो आपका सिस्टम चल रहा है वाटर बोर्ड का, वो कंप्रोमाइज सिचुएशन में है ना। मतलब आपके पास 600 एमजीडी पानी है, आपको 900 से 1000 एमजीडी पानी ठीक है आपके शहर को चाहिए होता है। तो उसमें आप कंप्रोमाइज सिस्टम में चल रहे हैं। जब आप इसकी एक्सपेंशन की बात करते हैं वाटर लाइन्स की और दूसरी, तो आप एक्चुअली कंप्रोमाइज करेंगे किसी ऐसे बंदे या किसी ऐसे इलाके पर जहां पर पानी जा रहा है। आप समझ रहे हैं ना जी। तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन टू एक्चुअली। अच्छा, अभी असल मसला क्या है इस इदारे को, जब आप ये चीजें एनालाइज करते हैं एज अ चीफ, तो इस वक्त अफरादी कुव्वत है आपके पास जो बेहतर तरीके से काम कर सकती है? उसकी भी शॉर्टेज है, मशीनरी की शॉर्टेज है, या फिर पीछे से बजट की शॉर्टेज है? देखिए, बजट का इशू इतना ज्यादा नहीं होता। सिंध हुकूमत प्रॉपर इसको देख रही है, बजट दे रही है? नहीं, मेरा टारगेट ये है कि मैं अपने रिसोर्सेज को बेताशा बढ़ाऊं जिससे बजट कंस्ट्रेंट्स का ना हो इशू। देखें, अगर आपके इल्म में होगा तो मैंने फ्राइडे को या थर्सडे को चार्ज दिया था और पहले दिन मैंने 40 करोड़ रुपए, 400 मिलियन रुपए जो है वो पेंशन और जीपी फंड की उसी दिन पेमेंट की। तो मतलब ये कि रिसोर्सेज को किस तरह से, मेरा ताल्लुक फाइनेंस से है, रिसोर्सेज को कैसे बढ़ाना है और उसको किस तरह मोबिलाइज करना है, ये काम बड़ा चले ठीक है, आपने तमाम चीजों को बेहतर करने की कोशिश की है। आप क्या समझते हैं पिछले जो एमडी थे वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर सके थे, जब इतनी सिचुएशन बिगड़ गई थी? नहीं, मैं किसी की कारकर्दगी में तो कोई बात नहीं कर सकता। तो उन्होंने भी अपने तौर पे शायद बेहतर कोशिश की होगी। अच्छा, एंटी करप्शन ने अभी गुज़िश्ता दिनों जो है वो छापा मारा था और अयूब शेख साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सवाल जवाब भी किए गए पूछगछ की। आज एंटी करप्शन ने, महकमा एंटी करप्शन सिंध ने माजरत की है उस छापे के ऊपर। क्या समझते हैं इस पर, क्या कमेंट है? देखें, उन्होंने माजरत की, इसके बाद कमेंट की जरूरत तो नहीं रहती, लेकिन मैं आपको ये अर्ज करूं कि वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम है जी, प्रोग्राम के तहत वो प्रोक्योरमेंट हो रही थी और मैं आपसे अर्ज करूं कि मैंने वर्ल्ड बैंक और एडीबी के बेताशा प्रोजेक्ट किए हैं और ये इस बात का ताल्लुक आउट ऑफ क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ना मानने वाली बात है कि वर्ल्ड बैंक और एडीबी के प्रोजेक्ट्स में कोई करप्शन हो। दूसरा, पीडी जो है अजीब कुरैशी, उनकी भी अपनी एक साख है, शरीफ आदमी है, उन्होंने अच्छी तरह से अपनी जिंदगी गुजारी है जी। तो मेरा ख्याल ये है कि ये उनकी माजरत के बाद तो बात खत्म हो जानी चाहिए। चलें, ठीक है। अच्छा, आखिर में एक सवाल ये भी करना चाहूंगा, ये मसला हल करने में पानी की किल्लत का जो इस वक्त बड़ा इशू बना हुआ है, कितना टाइम जो है वो आप मार्जिन देना चाहेंगे कि इतने वक्त में ये मसाइल मैं हल कर दूंगा? देखिए, मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि ये मसाइल बहुत जल्दी हल होने के नहीं है।
हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं TP1 पर 50 एमटीडी का, उसकी प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो रही है और उसमें तकरीबन 2 साल लगेंगे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। इसी तरह आज अगर हम K4 को किसी लैंच पे ले जाएं, उसको किसी तक के अंजाम तक पहुंचाएं, तो उसमें भी 2 से 3 साल लगेंगे। अच्छा, लेकिन मेरा तो काम ये है कि मैं विद इन दी एग्जिस्टिंग, देखिए सबसे मुश्किल काम ये होता है कि वाटर को क्रिएट करना। सही। तो उसमें जो मैं एफिशिएंसी से बेहतर कर सकता हूँ वो मैं पहले महीने से ही कोशिश करूंगा कि अच्छा, इंटर डिपार्टमेंट जो मसाइल हैं वाटर बोर्ड के अंदर के अपने जो मसाइल, जैसे मैंने निशानदेही की एक्सिन की, वॉल्वमैन की, इनके अंदर जो थोड़ी बहुत करप्शन है, जो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ये मसाइल कब तक हल कर लेंगे? अब आपको मेरी आदत का पता ही है कि मैं जी बिल्कुल इसको शुरू करने वाला हूँ, तो कोशिश करेंगे कि उसको काफी हद तक, वैसे तो मेरा ख्याल ये है कि दे अंडरस्टैंड मी एंड दे अंडरस्टैंड माय वर्किंग, तो वो थोड़ा सा बिहेव करेंगे प्रॉपर्ली। और वैसे भी हम इस पे थोड़ा सा काम करते हैं कि किसी तरह से एफिशिएंसी लेकर आए, करप्शन को थोड़ा सा कम करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खालिद महमूद शेख साहब MD वाटर बोर्ड हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे और इम्तिहानी करवा चुके हैं, पहले भी इस ओहदे पर फाइज रह चुके हैं MD के ओहदे पर। अब ये नया चार्ज 3-4 दिन हो चुके हैं संभाला है। ये यकीन दहानी करवाई है, वाटर टैंकर जो माफिया है वो मसला हल करने की बात की है, पानी की किल्लत का जो इस वक्त तरसील का मसला है उसके हवाले से भी बात की गई और ये भी कहा कि ये पानी का मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा। और सबसे ज्यादा निशानदेही इस बात की गई है जो वॉल्वमैन और जो एक्सिन के मसाइल होते हैं गैर कानूनी कनेक्शंस के, इनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। यहाँ एक वक्फा लूंगा, इसके बाद दीगर मसाइल हैं उस पर भी बात की जाएगी।